वेलकम बैक टू जीएस वरदान। लास्ट सेशन में हमने उत्तर प्रदेश का इतिहास से संबंधित 120 प्रश्नों को हल किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 121 से डिस्कस करेंगे। देखिए दिया गया है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ। आपको पता होगा कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए यूपीपीसीएस में 2004, यूपीपीसीएस प्री 1993 और भी अन्य एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सवाल है। पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिया था और 6 वर्षों की कठिन परिश्रम के 6 वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में बैसाखी पूर्णिमा की रात्रि को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध सर्वप्रथम सारनाथ और सारनाथ को ऋषिपत्तनम भी कहा जाता है। उस समय ऋषिपत्तन कहा जाता था। तो सारनाथ में आए और यहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया और जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारनाथ को धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। इसको याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में। दूसरा वाला ऑप्शन से हो जाएगा। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे और कौशल राज्य में, मतलब कि सर्वाधिक शिष्य इन्होंने कौशल राज्य में बनाया था और इसकी राजधानी श्रावस्ती थी और यहाँ की राजधानी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में ही उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए और सर्वाधिक शिष्य भी यहीं पर बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है, वह स्तूप जिसका संबंध उत्तर प्रदेश के किसी घटना से नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सारनाथ संबंधित है, बनारस के पास है। बोध गया, पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कुशीनगर महापरिनिर्वाण की वजह से प्रसिद्ध है, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। सांची जो है स्तूप स्थल से संबंधित नहीं है, मतलब गौतम बुद्ध के से उत्तर प्रदेश में सांची स्तूप है भी नहीं। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, घटना से नहीं है तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कुशीनगर कथन दिया हुआ है मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कारण देख लेते हैं क्या है। क्योंकि महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो देखिए कथन और कारण दोनों सही है। मल्ल की राजधानी भी थी और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ये भी सही है। लेकिन क्योंकि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, इस वजह से राजधानी थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कथन और कारण दोनों सही हो जाएगा, लेकिन कारण जो है कथन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सही व्याख्या नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 125, उत्तर प्रदेश का प्रभासगिरी किसका तीर्थ स्थल है? उत्तर प्रदेश का प्रभासगिरी किसका तीर्थ स्थल है? तो जैन धर्म से संबंधित है उत्तर प्रदेश का प्रभासगिरी और यह कहाँ पर है? कौशाम्बी में स्थित है। कौशाम्बी में एक जैन तीर्थ स्थल है और कौशाम्बी का प्रभासगिरी स्थल जो है 6ठे जैन तीर्थंकर, पूछा नहीं जाता है, ठीक है, बता देते हैं वैसे ही। पद्म प्रभु, यह जो है पद्म प्रभु से संबंध है इसका और ये 6ठे तीर्थंकर थे पद्म प्रभु। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो स्थान दिया है और स्मारक या भग्नावशेष दिया हुआ है, तो इसमें हम मैच कर लेते हैं, देखते हैं।
कौशाम्बी, देखिए इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा था। कौशाम्बी, कौशाम्बी जो है घोषित राम मठ है, दूसरा सही हो जाएगा। कुशीनगर, कुशीनगर के बारे में आपको पता है, राणा भर स्तूप, राणा भर स्तूप से संबंधित है। इसके बाद सारनाथ, सारनाथ के बारे में भी आपको पता है, पूछा गया है बार बार। सारनाथ धमेक है, सारनाथ धमेक है। सारनाथ, सारनाथ धमेक का स्तूप, सारनाथ तीसरा वाला है, गलती से हो गया था। और श्रावस्ती सहेत महेत, ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। कौशाम्बी घोषित राम मठ, कौशाम्बी। कुशीनगर राणा भर स्तूप, सारनाथ जो है धमेक स्तूप से संबंधित है, और श्रावस्ती सहेत महल। इन चारों को याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 127, अशोक द्वारा उत्तर प्रदेश के बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा का सही क्रम क्या है? बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा का सही क्रम क्या है? क्वेश्चन नंबर 127, तो यहाँ देखिए, पहला जो है आपका कुशीनगर हो जाएगा, पहला जो है कुशीनगर, इसके बाद लुम्बिनी, इसके बाद सारनाथ, इसके बाद श्रावस्ती। तो कुशीनगर, कुशीनगर के बारे में आपको पता है। सबसे पहले तो गया का नाम आता है, तो गया इसमें नहीं दिया गया है। अगर एक और होता इसमें गया भी, तो गया पहले हो जाता। तो गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, उसके बाद लुम्बिनी के बाद फिर कपिलवस्तु आता है, फिर सारनाथ, फिर श्रावस्ती, ऐसे आता है। इसको एक बार और याद कर लिए, गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ और फिर श्रावस्ती। सबसे पहले गया का नाम आता है और सबसे बाद में श्रावस्ती का नाम आता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 128, राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिकोणीय संघर्ष जो था, तीन पक्षों के बीच अक्सर होता रहता था, तो उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो पाल, गुर्जर और राष्ट्रकूट थे इसमें, पाल, गुर्जर और राष्ट्रकूट का नाम आता है। तो आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पाल, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट के बीच त्रिकोणीय संघर्ष था। चोल इसमें शामिल नहीं थे। देखिए यूपी लोअर पीसीएस 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। महोदया किसका पुराना नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट है। महोदया कन्नौज का पुराना नाम है, पूछा गया एग्जाम में, यूपी पीसीएस में 2012 का क्वेश्चन है। महोदया कन्नौज का पुराना नाम है। हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज विभिन्न शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बन गया। जब हर्ष बहुत ही महान शासक था, हर्ष की मृत्यु के बाद कई बाहर से शक्तियां आई और उन्होंने सोचा कि कन्नौज पर राज किया जाए। इसे वही स्थान प्राप्त हुआ जो गुप्त युग तक मगध का था, और इसे महोदया या महोदया श्री, अगर ऑप्शन आ जाए महोदया, महोदया श्री, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। महोदया या महोदया श्री नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 130, प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से संबंधित है, समुद्रगुप्त से। और इसके पहले लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिशेण था, और हरिशेण ने इस पर समुद्रगुप्त की भारत विजय का उल्लेख किया है, हरिशेण के द्वारा लिखा गया है। ओके। क्वेश्चन नंबर 131, जिजाक भुक्त किसका प्राचीन नाम था? इस तरह के क्वेश्चन अक्सर यूपी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिजाक भुक्त किसका पुराना नाम था? तो दैट इज बुंदेलखंड हो जाएगा। जिजाक भुक्त बुंदेलखंड का पुराना नाम था, और चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक के पौत्र जय सिंह या जेजा के नाम पर, जय सिंह या जेजा, देखिए जेजा उसका नाम था, नन्नुक का पौत्र था, और उसी के नाम पर जिजाक भुक्ति पड़ा। आल्हा उदल किससे संबंधित थे? क्वेश्चन नंबर 132, आल्हा उदल,
अलाउद्दीन महोबा बहुत इंपॉर्टेंट है, महोबा से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 133, गोविंद चंद गढ़वाल की रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? सारनाथ में। सारनाथ इंपॉर्टेंट है इसके लिए, सारनाथ में बनवाया था। और गोविंद चंद गढ़वाल की रानी थी कुमार देवी, यह बौद्ध धर्म को मानती थी, बौद्ध धर्म को मानने वाली थी, और उन्होंने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था। टोपरा तथा मेरठ से 2 स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था। ये कौन था? फिरोज तुगलक था। तुगलक वंश का शासक फिरोज तुगलक था, बताया था लास्ट सेशन में। क्वेश्चन नंबर 135, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं कह रहा हूँ, इसको सिर्फ आपको रिवीजन करना है। रिवीजन अगर करते रहे तो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में सही हो जाएंगे, यूपी स्पेशल से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 135, जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक दिया है, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और अकबर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में स्थापित किया गया था। और फिरोज शाह तुगलक ने करीब 300 नगरों की स्थापना की थी। और फिरोज तुगलक ने ही अपने चचेरे भाई जौना खां का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में कराया था। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में इसकी स्थापना की गई। देखिए यूपीपीसीएस प्री 2003 ARO 2002, यूपीपीसीएस में 2004 में पूछा गया है। 136, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था? किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी किया गया था? तो अकबर के विरुद्ध जारी किया गया था। और यह बात है 1580 की, 1580 की बात है। 1580 ईस्वी में जौनपुर के एक धर्मगुरु ने सभी मुस्लिमों को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया था। वन 137, जहांगीरी महल उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? जहांगीरी महल उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो आगरा में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आगरा में स्थित है। और मुगल शैली का सर्वप्रथम उदाहरण है, मतलब कि उत्कृष्ट उदाहरण है। और यह अकबर महान द्वारा निर्मित एक प्रसिद्ध किला भी है। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो इसमें जगह पंचमहल, पंचमहल को हवा महल भी कहते हैं, पंचमहल है। और यह पिरामिड के आकार का 5 महलों का भवन है, और जो कि भारतीय बौद्ध विहारों के अनुरूप था, जो अब तक भारत के कुछ भागों में विद्यमान है। तो पंचमहल इसका आंसर हो जाएगा। 139, क्वेश्चन नंबर 139, कथन और कार्यकथन दिया है, यानी कि असर्शन दिया है। अकबर ने 1602 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। अकबर ने 1602 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया। कारण दिया है, यह दरवाज़ा, कारण देखिए दिया है, यह दरवाज़ा अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में बनवाया था। तो ये तो आपका सरासर गलत हो जाएगा, जन्म की खुशी में नहीं बनवाया था, तो पहला वाला सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। तो तीसरा से ये सही है, परंतु आर गलत है। और फतेहपुर सीकरी का निर्माण कैसे कराया था? गुजरात विजय के दौरान, गुजरात जब विजय करके वापस आए तब कराया था। ठीक है, तो तीसरा से ये सही है, परंतु आर गलत है। 140, क्वेश्चन नंबर 140,
किन मुगल बादशाहों का मकबरा उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो एक तो बाबर का मकबरा हो जाएगा। बाबर का मकबरा कहाँ पर है? पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो बाबर का मकबरा पता है आपको कहाँ पर है? काबुल में है। बाबर का मकबरा काबुल में है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। आगरा के पास सिकंदरा है। तो एक तो अकबर का मकबरा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है और शाहजहां का मकबरा ताजमहल है। ठीक है, तो अकबर और शाहजहां उत्तर हो जाएगा। किन मुगल बादशाहों का मकबरा उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो अकबर और शाहजहां इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का, बाबर का नहीं होगा। देखिए ऑप्शन देखिए थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, तो इसमें हम कर सकते हैं इसको 2 और 3 बना सकते हैं। इसको 2 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 141 बनारस एवं इलाहाबाद में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के बाद समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो इसमें आंसर है कविंद्राचार्य। तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कविंद्राचार्य ने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था और यह जो थे शाहजहां के आश्रित कवि थे। शाहजहां के आश्रित कवि हुआ करते थे कविंद्राचार्य। क्वेश्चन नंबर 142 हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें उत्तर प्रदेश की किस इमारत में देखने को मिलता है? ताजमहल। इसका आंसर हो जाएगा ताजमहल। ताजमहल इसका सही हो जाएगा। लिस्ट 1 लिस्ट 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। झांसी 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न है। 1857 क्रांति से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 143 का यहाँ देखिए झांसी दिया हुआ, लखनऊ दिया है, कानपुर दिया, फैजाबाद। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। झांसी रानी लक्ष्मीबाई हो जाएंगी। लखनऊ बेगम हजरत महल, लखनऊ बेगम हजरत महल हो जाएगा। फैजाबाद में मौलवी अहमद शाह, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह के नेतृत्व में किया गया था। और कानपुर में नाना साहब एवं अजीमुल्लाह थे। कानपुर में नाना साहब और अजीमुल्लाह, और फैजाबाद वाला ये वाला अहमद शाह हो जाएगा। ओके, तो ये आपका मैच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया, मेन 2006 में पूछा गया है। वाराणसी प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो जोनाथन डंकन का नाम आता है। सबसे पहले जोनाथन डंकन ने किया था। जोनाथन डंकन। और इसमें ऑप्शन रहेगा जोनाथन डंकन। क्वेश्चन नंबर 145 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? शिलान्यास पूछा जा रहा है। मदन मोहन मालवीय इसमें ऑप्शन नहीं होगा। मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना की थी। शिलान्यास लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट सेशन में डिस्कस किया था इसके बारे में। क्वेश्चन पूछा जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग ने इसका शिलान्यास किया था 4 फरवरी 4 फरवरी 1916 को इसका शिलान्यास किया था।
और बसंत पंचमी का दिन था, जबकि स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। तो ये 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं इससे। 146 वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश किस नाम से जाना जाता था? तो यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। इसी को, यूनाइटेड प्रोविंस को हम संयुक्त प्रांत कहते हैं, संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था 1937 से 1950 तक। अवध को जब ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया तब अवध में कितने जिले थे? 147। तो कितने जिले? 12 जिले शामिल थे। इसको केवल याद कर लेना है, जिलों के नाम नहीं पूछे जाते, याद कर लेना है। और यह बात है 7 फरवरी 1856 की। 1856 की बात है। 1856 को जब अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया तब अवध में लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, गोंडा, लखीमपुर, सीतापुर, बहराइच, हरदोई, उन्नाव, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली आदि 12 जिले शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड प्रोविंस यानी संयुक्त प्रांत का मुख्यालय आगरा से इलाहाबाद कब स्थानांतरित किया गया? कब स्थानांतरित किया? कि 1858 में। 1857 में क्रांति हुई थी और 1858 में लॉर्ड कैनिंग ने पूरे उत्तर पश्चिम प्रांत को एक लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा शासित प्रांत बना दिया तथा इस प्रांत का मुख्यालय आगरा से इलाहाबाद में स्थानांतरित कर दिया। इलाहाबाद से आगरा स्थानांतरित कर दिया 1858। आगरा व अवध को कब संयुक्त प्रांत बना दिया गया? देखिए सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड है। तो 1877 में संयुक्त प्रांत बना दिया गया था। आगरा व अवध को कब संयुक्त प्रांत बनाया गया? 1877। 1800 अवध और उत्तर प्रदेश प्रांतों का प्रशासनिक तथा न्याय भी 1877 तक बना रहा। 1877 में इन दोनों प्रांतों के लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्य आयुक्त का पद समाप्त कर संयुक्त प्रांत आगरा और अवध कर दिया गया। तब लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद ही इस एकीकृत प्रांत का सर्वोच्च प्रशासनिक पद बना। उत्तर प्रदेश विधान परिषद गठन कब किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे फैक्ट हैं, याद करने बहुत ज़रूरी हैं। 1921 में यूपीपीसीएस और आरओ में क्वेश्चन पूछा गया है। 1921 बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद गठन 1921 में लखनऊ में किया गया। ठीक है, इसकी स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश का नाम कब दोबारा यूनाइटेड प्रोविंसेस कर दिया गया? 1937 में यूनाइटेड प्रोविंसेस कर दिया गया दोबारा नाम, 1937 में। उत्तराखंड के गठन से पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य में कितने भूभाग थे? उत्तराखंड के गठन से पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य के कितने भूभाग थे? 152। तो 3 थे। 3 थे। 3 कैसे थे? एक तो आपका मैदानी क्षेत्र था, मतलब कि पर्वतीय क्षेत्र तो उत्तराखंड में शामिल हो गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश पर्वतीय क्षेत्र नहीं है, तो पर्वतीय क्षेत्र था, मैदानी क्षेत्र था और दक्षिण का पठारी क्षेत्र था। तो दक्षिण का पठारी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र है। तो वर्तमान में क्या है? पर्वतीय क्षेत्र नहीं है, केवल 2 ही है। हर्षवर्धन के काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर उत्तर भारत का प्रमुख नगर बन गया था? कन्नौज था। आपको पता होगा, हर्ष जो था थानेश्वर का राजा था। हर्षवर्धन के राज्याभिषेक से थानेश्वर और कन्नौज के राजवंश आपस में मिल गए और कन्नौज उत्तर भारत का प्रमुख नगर बन गया था उस समय। और कन्नौज की जो मतलब कि शानो शौकत व समृद्धि थी, महोदय श्री नाम से उसको मिला। महोदय या महोदया श्री, महोदया या महोदय श्री नाम से कन्नौज को जाना जाता था। अभी क्वेश्चन आया था, इसके पहले हमने डिस्कस किया था। फिर देखिए जिजाक भुक्ति से संबंधित प्रश्न आ गया। जिजाक भुक्ति कौन सा राजा 1203 में
जिजाक भुक्त का कौन सा राजा 1203 ईस्वी में ऐबक से पराजित हो गया था? जिजाक भुक्त को आपको पता है बुंदेलखंड कहा जाता है। तो 1203 में चंदेल राजा परमार्दिदेव चंदेल राजा था, तो यह पराजित हुआ था ऐबक से। क्वेश्चन नंबर 155, बार बार इसको रिवाइज करना, बार बार रिवाइज करना है। क्वेश्चन नंबर 155 में पूछा गया है बहलोल लोदी ने कब जौनपुर पर अधिकार कर लिया? बहलोल लोदी ने जौनपुर पर कब अधिकार किया? 1478 ईस्वी हो जाएगा, 1478 ईस्वी में। 1414 से लेकर 1526 तक सैयद व लोदी वंश ने शासन किया और लोदी राजवंश के संस्थापक बहलोल लोदी ने सन 1478 में जौनपुर पर अधिकार कर लिया। जौनपुर पर अधिकार 1478 ईस्वी में किया था बहलोल लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156, किसने अवध को एक चीफ कमिश्नर के अधीन रखा था? किसने अवध को एक चीफ कमिश्नर के अधीन रखा था? 156 डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी ने रखा था। और 1956 में राज्य हड़पने की नीति का अनुसरण करते हुए लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया तथा उसे एक चीफ कमिश्नर की अधीनता में रख दिया। क्वेश्चन नंबर 157, उत्तर प्रदेश में गवर्नर की नियुक्ति कब की गई? गवर्नर की नियुक्ति कब की गई? 1921 में हुआ था, गवर्नर की नियुक्ति की गई थी। 158, बनारस पर कब ब्रिटिश प्रशासन लगभग सुनिश्चित हो गया? बनारस पर कब ब्रिटिश प्रशासन लगभग सुनिश्चित हो गया? 1780 ईस्वी में। पहला वाला सही जगह 1780 में। 159 में किसने इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने? तो सआदत अली ने इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था। और सन 1797 की बात है, उस समय आसफुद्दौला के मृत्यु के पश्चात उसका भाई सआदत अली अवध का नवाब बना। उसने इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया तथा बाह्य आक्रमण से सुरक्षा के बदले में प्रतिवर्ष 76 लाख रुपए ईस्ट इंडिया कंपनी को देने का आश्वासन भी प्रदान किया। आगरा प्रेसिडेंसी को कब बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया? ये सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, बार बार पढ़ने से याद होंगे, कोई इसका ट्रिक नहीं है। 1833 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया आगरा को। अलीगढ़ आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? अलीगढ़ आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1869, 1869 में अलीगढ़ आंदोलन प्रारंभ हुआ। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के बीच एक प्रगतिशील आंदोलन की नींव रखी और 1869 में ब्रिटेन से लौटने के बाद उन्होंने तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका के माध्यम से मुस्लिम समाज के मध्य पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का आंदोलन प्रारंभ कर दिया। और आपको पता ही होगा 1875 में इन्होंने क्या किया था? अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय की स्थापना की, जो कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय बाद में चल करके बना। तो इसका ऑप्शन है 1833। अलीगढ़ आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? अलीगढ़ आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1869, ये हो गया ये वाला।
अभी डिस्कस किया इसके बारे में। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो अभी डिस्कस किया इसके बारे में, सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान ने। और कब किया था? 1875 ईस्वी में। 1875 सी कॉमन एरा। देखिए फिर आ गया, तहजीब उल अखलाक पत्रिका का संपादन किसने किया? सर सैयद अहमद ने तहजीब उल अखलाक। वन 164 निम्नलिखित में से कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन का विरोध किया था? किसने किया था? शिव प्रसाद ने किया था। शिव प्रसाद सितारे हिंद के नाम से जाने जाते थे, शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया था। क्वेश्चन नंबर 165, यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने की थी। दूसरा सही हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान ने किया था। क्वेश्चन नंबर 166, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया? 1899 में हुआ था तीसरा अधिवेशन उत्तर प्रदेश में। 1899 में। और कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में आयोजित किया गया था, लखनऊ में। तो इसका आपका चौथा ऑप्शन से हो जाएगा, लखनऊ में हुआ था। 167, 25वां अधिवेशन कांग्रेस का किस जनपद में आयोजित किया? इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है, लेकिन देख लेते हैं। 167 का 25वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? बनारस में आयोजित किया गया था। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पहला अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न किया गया था? किसकी अध्यक्षता में संपन्न किया गया था? पहला सम्मेलन पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में संपन्न किया गया था। और 1907 के सूरत अधिवेशन में उत्तर प्रदेश के पंडित मोतीलाल नेहरू पंडित मदन मोहन मालवीय ने नरमपंथियों का साथ दिया था। ये आपका पंडित मोतीलाल नेहरू इसमें हो जाएगा। 169 का देख लेते हैं। 1909 ईस्वी में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? आगरा में आयोजित किया गया था। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में आगरा में प्रारंभ हुआ। 1910 तक कांग्रेस संगठन का विस्तार प्रदेश के अनेक जिलों तक हो चुका था। 1910 तक। 170, कांग्रेस व मुस्लिम लीग का मिलन, मतलब कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कहाँ पर हुआ था? कहाँ पर हुआ था? इसको लखनऊ अधिवेशन नाम से भी जाना जाता है। 1916 में हुआ था। जी चौथा आपका सही हो जाएगा, 1916 में लखनऊ में संपन्न हुआ था। और यहाँ पर मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना थे। क्वेश्चन नंबर 171, किसे हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा जाने लगा था? हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत जिन्ना को कहा जाने लगा था। कांग्रेस व मुस्लिम लीग का समझौता बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट व मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों से संपन्न हुआ, अतः जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत कहे जाने लगे थे। यह क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। 1907 के बाद तिलक कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए थे? 1907 के बाद तिलक, बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए थे?
लखनऊ अधिवेशन में शामिल हुए थे। लखनऊ अधिवेशन में शामिल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 173, क्वेश्चन नंबर 173 में पूछा गया है 1920 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? और ये अक्टूबर 1920 में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? मुरादाबाद में। मुरादाबाद में आयोजित किया गया था और इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर भगवान दास ने की थी। और इस सम्मेलन में महात्मा गांधी जी, पंडित मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू एवं अन्य मुस्लिम राजनीतिक हस्तियों ने अनेक हस्तियां शामिल हुई थी। अगस्त 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? अगस्त 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? लखनऊ में किया गया था 1928 में। और यहीं पर नेहरू रिपोर्ट के विरोध स्वरूप जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने इस सम्मेलन में न कोई प्रस्ताव रखा और न ही बहस में हिस्सा लिया था। 175, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के समारोह में साइमन कमीशन के विरोध की अपील की गई थी? क्वेश्चन नंबर 175, इसमें हो जाएगा लखनऊ, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 176, क्वेश्चन नंबर 176, इसमें पूछा गया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? 1924 में किया गया था, सितंबर 1924। और कहाँ पर? कानपुर, कानपुर में किया गया था। कानपुर में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 177, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी गठन किया गया, देखिए पूछा गया फिर कानपुर में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 178, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो कानपुर में ही हुआ था, तीसरा सही हो जाएगा। दिसंबर 1925 में कानपुर में हुआ था और जिसकी अध्यक्षता पेरियार ने की थी। अगर पूछा जाए अध्यक्षता तो पेरियार ने की थी। 179, एका नामक किसान आंदोलन का केंद्र था। एका नामक किसान आंदोलन का केंद्र था लखनऊ था। लखनऊ को केंद्र बनाया गया था और आंदोलन प्रारंभ होने के पूर्व लखनऊ तथा आसपास के जिलों में किसानों के बीच एक आंदोलन चल रहा था। एका नामक इस जन आंदोलन का नेतृत्व मदारी पासी कर रहे थे। ये इंपॉर्टेंट है, मदारी पासी। मदारी पासी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था और यह आंदोलन लखनऊ, मलिहाबाद, उन्नाव, फतेहपुर, हरदोई और फर्रुखाबाद तक फैला हुआ था। और इस आंदोलन का उद्देश्य किसानों के बीच सांप्रदायिक एकता बनाए रखना। इस आंदोलन का उद्देश्य किसानों के बीच सांप्रदायिक एकता बनाए रखना तथा एकजुट होकर जमींदारों के शोषण के विरुद्ध करना था, शोषण का विरोध करना था। क्वेश्चन नंबर 180, क्वेश्चन नंबर 180 में पूछा गया है एका नामक किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो मदारी पासी ने इसका नेतृत्व किया था, अभी बताया था। क्वेश्चन नंबर 181, काकोरी कांड के अभियुक्तों के बचाव पक्ष का वकील कौन था? कौन था? चंद्रभान गुप्ता जी थे। चंद्रभान गुप्ता अभियुक्तों के बचाव पक्ष के वकील थे और एक युवा वकील थे और अपनी निःशुल्क सेवाएं अर्पित की थी। इन्होंने इसके एवज में कुछ पैसे नहीं लिए थे, निःशुल्क सेवाएं दी थी। और बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बनाए गए, यह भी इम्पोर्टेंट है। चंद्रभान गुप्ता को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बनाया गया।
क्वेश्चन नंबर 182, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चंद्रशेखर आज़ाद कब शहीद हुए थे? यूपी एग्जाम में ऐसे ऐसे फैक्ट पूछे जाते हैं जो बड़े ही कन्फ्यूजनात्मक, बड़े ही मतलब बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं ऐसे क्वेश्चन। बार बार इसको रिवाइज करना होता है तभी जा कर के क्वेश्चन सही हो पाता है। चंद्रशेखर आज़ाद कब शहीद हुए थे? 1931 को शहीद हुए थे, 1931 को, 1931। और यह था 27 फरवरी, 27 फरवरी। पता होगा आपको, इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में वह मुस्लिम पुलिस मुठभेड़ में बहादुरी के साथ लड़ते हुए शहीद हुए 27 फरवरी 1931 को। द्वितीय गोलमेज में सम्मेलन के समय नेहरू जी ने कहाँ से करबंदी आंदोलन चलाने का निर्णय लिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ से लिया था? इलाहाबाद से। इसका दूसरा वाला से जाएगा इलाहाबाद से। करबंदी आंदोलन चलाने का निर्णय लिया था। और इस समय तक नेहरू के सहयोगी के रूप में लाल बहादुर शास्त्री थे और जयप्रकाश नारायण का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो इनका साथ जो मतलब कि नेहरू जी का साथ जयप्रकाश नारायण और लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 184, किसने भारत में प्रायोगिक समाजवादी दल निर्मित करने की आवश्यकता पर बल दिया था? किसने दिया था? डॉक्टर संपूर्णानंद में। यह बनारस से संबंध रखते थे और अप्रैल 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य डॉक्टर संपूर्णानंद ने बनारस में एक पर्चा लिखा जिसमें उन्होंने भारत के लिए एक प्रायोगिक समाजवादी दल निर्मित करने की आवश्यकता पर बल दिया था। डॉक्टर संपूर्णानंद। अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1936 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार पीसीएस में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 1936 में भारतीय कांग्रेस भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। और थोड़ा सा फैक्ट इसके बारे में बता देते हैं। प्रोफेसर एनजी रंगा, इंदुलाल याग्निक और स्वामी सहजानंद के प्रयासों से लखनऊ में इसका आयोजन 1936 में किया गया। इस सम्मेलन में सामंतवाद का उन्मूलन तथा लगान व कर्जों में छूट की मांग की गई थी। तो 1936 ऑप्शन हो जाएगा इसका पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 186, अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो लखनऊ में किया गया था। उन्नीस सौ 1937 में प्रांतीय चुनाव में संयुक्त प्रांत में कुल कितनी सीटें थी? ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो कुल 228 सीटें थी। 228 सीटें थी। ये आपका दूसरा सही हो जाएगा। 1937 के प्रांतीय चुनाव में संयुक्त प्रांत में कितनी सीटें कांग्रेस को मिली थी? ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो 228 सीटें टोटल थी, जिसमें से 134 स्थान पर कांग्रेस विजयी हुई थी। 134 टोटल 228 सीटें थी, इससे 134 सीटों पर कांग्रेस ने सफलता हासिल किया। क्वेश्चन नंबर 189, बहुत इंपॉर्टेंट। 1937 के प्रांतीय चुनाव में संयुक्त प्रांत में कितनी सीटें मुस्लिमों के लिए आरक्षित थी? ये केवल देखिए यूपी के एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, और किसी भी स्टेट का एग्जाम देंगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि 1937 का जो प्रांतीय चुनाव था बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो 1937 के प्रांतीय चुनाव में संयुक्त प्रांत में कितनी सीटें मुस्लिमों के लिए आरक्षित की गई थी? तो टोटल 228 सीटें अभी बताया था, जिसमें से 134 सीटें तो कांग्रेस को मिली थी, 134 सीटें, और 64 सीटें मुस्लिम, 64 सीटें
ये 64 सीटें थी मुस्लिमों को, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा मुस्लिम। और फिर 164 सीटें सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित थी। सामान्य वर्ग में जो 24 विशेष कैटेगरी थी, स्पेशल कैटेगरी, उसके अंतर्गत था। 190 क्वेश्चन नंबर 190, 1937 के प्रांतीय चुनाव में संयुक्त प्रांत का प्रधानमंत्री कौन बना? किसको बनाया गया था? गोविंद बल्लभ पंत जी को बनाया गया था। पंडित गोविंद बल्लभ पंत को बनाया गया था। और इनके साथ जो थे रफ़ी अहमद किदवई थे, कैलाश काटजू और विजय लक्ष्मी पंडित थी। इसके अलावा प्यारे लाल और मोहम्मद इब्राहिम भी शामिल थे। तो कैलाश काटजू, रफ़ी अहमद किदवई, ये दोनों ही, और विजय लक्ष्मी पंडित, इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब देखिए 191, मद्य निषेध लागू करने के लिए संयुक्त प्रांत के किस जिले को चुना गया था? मैनपुरी को, मैनपुरी को चुना गया था। इटावा मैनपुरी सपा का गढ़ माना जाता है, तो 191 में दूसरा जो है मैनपुरी हो जाएगा। इसके अलावा एटा भी शामिल था, इटावा नहीं एटा, एटा एवं मैनपुरी। 192, बलिया के समानांतर अस्थायी सरकार, यह स्थापना कब की गई? तो आपको पता है चित्तू पांडे ने बलिया में एक अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। तो अभी लास्ट सेशन में डिस्कस किया था इसके बारे में। तो एग्जैक्ट डेट पूछा जा रहा है कि कब की बात है, ये कब की गई थी? 16 अगस्त 1942 एग्जैक्ट डेट पूछा जाता है, इसको याद कर लीजिए। और क्या नाम था इनका? चित्तू पांडे। ओके। क्वेश्चन नंबर 193, क्वेश्चन नंबर 193 में पूछा गया है, हर्षवर्धन का ताम्रपत्र लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? हर्षवर्धन का ताम्रपत्र लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? ताम्रपत्र लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? बांसखेड़ा से प्राप्त हुआ है, जो कि तत्कालीन भारत का इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत है। बांसखेड़ा कहाँ पर है? वर्तमान में शाहजहांपुर, वर्तमान में शाहजहांपुर में है बांसखेड़ा। क्वेश्चन नंबर 194, हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन का मुख्यालय कहाँ पर था? 194, और इसकी स्थापना बताया था 1928 में। HRA की स्थापना 1924 में हुई थी और HSRA की स्थापना 1928 में हुई थी। तो HSRA के बारे में पूछा जा रहा है और पूछा जा रहा है इसका मुख्यालय कहाँ पर था? तो कहाँ पर था? आगरा में इसका मुख्यालय था। तो ये इतिहास के उत्तर प्रदेश का इतिहास से संबंधित 194 क्वेश्चन थे। अगर ये आप 194 क्वेश्चन कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपके एक भी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का इतिहास से गलत नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक नए चैप्टर के साथ आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, जिसका आप भरपूर लाभ ले सकें। अगर टॉपिक से रिलेटेड किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक नए चैप्टर के साथ फिर आएंगे।